यहाँ रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ समय थम सा गया है, जहाँ हवा में सच और कल्पना की धूल एक साथ उड़ती है, जहाँ हर एक ध्वनि एक सवाल बन जाती है और हर एक जवाब एक राज। लेकिन यह राज हमेशा के लिए दबे नहीं रह सकते, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ छिपाया गया है उसने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। और आज हम उस दरवाजे को खटखटाने जा रहे हैं। मैं हूँ एक्सप्लोर मैन, जो घड़ी हुई मुद्दे और छुपी हुई रहस्यों को उखाड़ निकालता हूँ। अगर आपको ऐसी घटनाएं से संबंधित वीडियो देखने की दिलचस्पी हो तो आप सही चैनल पर आए हैं। मैं ये सब चीज़ें से संबंधित वीडियो डालता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो अब टॉपिक पर आते हैं। ये वह नक्शा है जिसे आप नहीं देख सकते। ये वह एड्रेस है जो किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में मौजूद नहीं। एरिया 51, कोड नेम होमी एयरफील्ड, ड्रीम लैंड, डेथ बॉक्स। पर यहाँ कभी कोई सपने नहीं देखता। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, खोज। और उस खोज की कीमत कुछ भी हो सकती है। 1950 के दशक में दुनिया को बताया गया कि यह जगह सिर्फ एयरोनॉटिकल रिसर्च के लिए है। देश की सुरक्षा की नींव यहीं रखी जा रही थी। लेकिन यह आवरण कहानी थी, क्योंकि उससे पहले जुलाई 1947 में नेवादा से महज कुछ 100 मील दूर एक छोटे से कस्बे रोजवेल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात, दो कहानियां। पहले अखबारों ने छापा, उड़न तश्तरी बरामद। फिर अगले ही दिन खबर आई, गलती हुई, वो तो एक मौसम गुब्बारा था। एक सच, एक झूठ, पर कौन सा? जब उस मौसम गुब्बारे के मलबे को ट्रकों में लाद कर ले जाया गया तो उसका गंतव्य एक गुप्त रूट के जरिए यही था, एरिया 51। कहा जाता है कि वहां हैंगर 18 के अंदर जो कुछ भी रोजवेल से आया था उसका अध्ययन किया गया, विच्छेदन किया गया, रिवर्स इंजीनियर किया गया। क्या वह एक सोवियत जासूसी उपकरण था या कुछ और? यहीं से किंवदंतियों का जन्म हुआ और एक के बाद एक वे लोग सामने आने लगे जो भीतर थे। पूर्व कर्मचारी, इंजीनियर, पायलट। उनकी आवाजें डर और दबाव में कांपती है, मगर उनके शब्द स्पष्ट हैं। एक कहते हैं, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि हम विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जो चीजें हम मशीनिंग कर रहे थे उनकी धातु ऐसी थी जैसे किसी और दुनिया की हो, कोई भी तापमान झेल सकती थी, बेहद हल्की मगर अटूट। एक पायलट की आवाज याद करती है, मैंने उन चीजों को उड़ाया है जिनके बारे में दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। स्टील से बनी चीजें नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें जो प्रतिक्रिया देती थी जैसे वो जीवित हो। ये गवाही मजाक नहीं है। इनमें से कई लोगों ने अपनी नौकरियां, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपनी जान भी इस सच को बताने के लिए जोखिम में डाल दी। और फिर 1989 में बॉब लाजर आया। उसने दुनिया को वह नाम दिया जो आज हर किसी की जुबान पर है, S4। लाजर ने दावा किया कि एरिया 51 नहीं बल्कि उससे दूर पापागो पहाड़ियों की एक छिपी हुई तलहटी में एक भूमिगत सुविधा है, S4, जहां 9 उड़न तश्तरियां रखी गई थी। उनमें से एक के अंदर उसने देखा छोटी सीटें, छोटे नियंत्रण, जैसे किसी बच्चे के लिए बना हो, और उसका ऊर्जा स्रोत एक एंटी मैटर रिएक्टर, एक ऐसा इंजन जो गुरुत्वाकर्षण को मोड़ सकता था। क्या यह संभव है कि हमारी आधुनिक तकनीक, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, केवलर, इसी एक्सोटिक टेक्नोलॉजी से मिली प्रेरणा है? क्या हमारी तकनीकी क्रांति किसी और की खोज है? तो फिर सवाल उठता है, अगर यह सब सच है तो वे कौन है और वे यहाँ क्यों आए? पॉपुलर कल्चर ने उन्हें ग्रेस बना दिया, लेकिन गवाहों के अनुसार एरिया 51 में जो कुछ मिला वह शायद इतना सरल नहीं था। कुछ का कहना है बायोलॉजिकल एंटिटीज, दूसरे कहते हैं ड्रोन या सेंसर, और कुछ का मानना है वो जीवित नहीं थे, कम से कम हमारी परिभाषा में नहीं। शीत युद्ध के दौरान यही सबसे बड़ा राज बन गया। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, जबकि शायद दोनों ही किसी तीसरी शक्ति के सामने नतमस्तक थी। एरिया 51 वह जगह बन गया जहां इस तीसरी शक्ति को समझने, नकल करने और अगर जरूरी हो तो उसे लड़ने के लिए हथियार बनाए जा रहे थे। 1980 के दशक में राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर्स प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा, एक ऐसी डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष से ही नष्ट कर दे। विज्ञान का था? शायद नहीं। क्या यह विचार एरिया 51 में पड़ी किसी एक्सोटिक टेक्नोलॉजी के अध्ययन से आया? और फिर देखिए F-117 नाइटहॉक को,
दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर, 1970 से 80 के दशक में एरिया 51 में ही विकसित। इसका अजीबोगरीब कोणीय डिजाइन, क्या यह एक संयोग है या क्या यह डिजाइन रडार को मोड़ने के लिए है? बिल्कुल उसी तरह जैसे लाजर ने ग्रेविटी बेंडिंग के बारे में बताया था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्या यह हमारी खोज है या हमें दिखाई गई है? आज जब अमेरिकी नौसेना के पायलट 2004 में निमित्ज एनकाउंटर या 2014 में गो फास्ट एनकाउंटर की बात करते हैं, जब वे अज्ञात उड़न वस्तुओं का वर्णन करते हैं जो बिना किसी दृश्य इंजन के पानी और हवा के बीच आसानी से चलती है, तो सवाल उठता है, क्या ये रूस या चीन के हैं या क्या ये हमारे अपने हैं? क्या एरिया 51 में वो प्रोजेक्ट इतने सफल हो गए कि अब वो दुनिया के सामने आ रहे हैं? लेकिन हर राज की एक कीमत होती है। एरिया 51 के आसपास के रेगिस्तान में ऐसी जगहें हैं जहां जमीन अब भी जहरीली है। 1950 से 1960 के दशक में ऊपरी वायुमंडल में हुए परमाणु परीक्षणों के रेडियो एक्टिव बादलों ने पूरे इलाके को अपने जहर से भर दिया। कहा जाता है कि कर्मचारियों पर इन रेडिएशन के असर का भी परीक्षण किया गया। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब था नागरिक सुरक्षा से ऊपर। यहाँ मनुष्य प्रयोग का विषय बन गया। क्या उन उड़न तश्तरियों के पायलट भी सिर्फ एक प्रयोग थे? फिर समय बदला, इंटरनेट आया। 2019 में एक मजाक ने दुनिया को हिला दिया। स्टॉर्म एरिया 51, दे कैंट स्टॉप ऑल ऑफ अस, एक इंटरनेट मीम। लेकिन उस सितंबर की सुबह जब हजारों युवा रैचल नेवादा के बाहर एलियन स्टॉक फेस्टिवल में इकट्ठा हुए, तो दुनिया ने देखा कि कैसे एक पीढ़ी ने इस रहस्य को अपने तरीके से चुनौती दी। हथियारों से नहीं, हास्य से, नफरत से नहीं, जिज्ञासा से। यह जिज्ञासा, यह निरंतर पूछताछ, यही एरिया 51 की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कितनी भी बाढ़ लगा लें, आप लोगों के दिमाग से एक विचार को नहीं हटा सकते। तो सच क्या है? क्या एरिया 51 में एलियन शव और उनके अंतरिक्ष यान है, या यह सिर्फ एक उन्नत सैन्य अनुसंधान केंद्र है जिसके चारों ओर जानबूझकर रहस्य का आवरण बुना गया है ताकि दुश्मन भ्रमित रहे? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, शायद सच इससे भी जटिल है। एक चीज निश्चित है, एरिया 51 एक जगह से ज्यादा एक आइडिया है। यह उस सीमा का प्रतीक है जहां हमारा ज्ञान खत्म होता है और अंधेरा शुरू होता है। यह हमारे डर और हमारी आशाओं का दर्पण है। और जब तक आखिरी सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक आखिरी दरवाजा नहीं खुल जाता, एरिया 51 वह रहस्य बना रहेगा जो रेगिस्तान की रेत की तरह हमारी उंगलियों के बीच से फिसल जाता है, मगर हमारे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाता है।